1960 में हाजी मस्तान नाम के एक व्यक्ति का उदय होता है मुंबई में। हाजी मस्तान तमिलनाडु से 8 साल की उम्र में मुंबई आते हैं। छोटी मोटी कहीं कहीं नौकरी करते हैं और अपना करियर शुरू करते हैं मुंबई डॉक से। और मुंबई डॉक पर ही उन्हें सोने की स्मगलिंग की आदत लगती है और वो एक नामचीन स्मगलर के रूप में कामयाब हो जाते हैं। सोने की तस्करी शुरू कर दी, नशीली दवाओं की, नशीली पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी। उस वक्त गाजा चलता था, उस वक्त अफीम चलता था, हेरोइन बाद में आया। इस सब की तस्करी की और हाजी मस्तान इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया स्मगलिंग के पैसे से, नशीली पदार्थों और सोने की स्मगलिंग के पैसे से इतना बड़ा पैसे वाला हो गया कि उसने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया और फिर तो रियल एस्टेट, होटल्स, बार, सब में उन्होंने पैसे लगा दिए। और आज अगर मुंबई की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पे माफियाओं का कब्जा है तो यह शुरू हुआ कांग्रेस और शरद पवार के जमाने में। कांग्रेस पार्टी का संरक्षण और इस बाप बेटे के जो दादा थे ना, आदित्य ठाकरे के दादाजी, उनकी भी दोस्ती रही हाजी मस्तान से, अरुण गबली से। सारे लोग दोस्त थे। हाजी मस्तान स्मगलिंग के पैसे के बाद एक पार्टी बना लिया। और क्या ड्रेसिंग स्टाइल था हाजी मस्तान का। सफेद शूज से लेकर के सफेद शर्ट तक, ऊपर से नीचे तक सफेद। और हाजी मस्तान अपनी प्रेमिकाओं के लिए भी बहुत मशहूर रहे। कहते हैं कि मधुबाला पर भी उनका दिल आया था और इसीलिए मधुबाला जैसी ही एक दूसरी लेडी के साथ उन्होंने विवाह भी किया। विवाह तो खैर हाजी मस्तान के लिए एक पक्ष था, लेकिन हाजी मस्तान को जो महिला लड़की पसंद आ जाए वो हाजी मस्तान की दोस्त बनती थी। कहा तो यहां तक जाता है कि हाजी मस्तान के लिए लड़कियां भी मरती थी, क्योंकि बड़ी नफासत में रहते थे हाजी मस्तान। तो स्मगलिंग के कारोबार से मुंबई में जो साम्राज्य स्थापित किया, उसका पहला अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन हाजी मस्तान था। उसके बाद उन्हीं के प्रदेश तमिलनाडु से रहने वाले मुदलियार, ये दोनों साउथ इंडियन थे, मुदलियार आए और फिर अरुण गबली, बाद के 80s में अरुण गबली पहुंचे। और अरुण गबली और हाजी मस्तान, ये दोनों का पॉलिटिकल एम्बिशन हुआ। हाजी मस्तान ने तो दलित मुस्लिम महासंघ एक गठित किया, चुनाव लड़ा, लेकिन कोई अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लोग समर्थन में तो उनके आते थे डर से, लेकिन वोट नहीं देते थे। एक दो ही उनके कैंडिडेट जीत पाए एमएलए के लिए। अरुण गबली ने भी बाद में पार्टी बना ली, लेकिन इनका भी कोई राजनीतिक जो अरमान था वो पूरा नहीं हुआ। मुदलियार इन चीजों में नहीं पड़े थे। बाकी एक दो पठान ब्रदर थे, उनका भी इनसे 36 का संबंध रहा। लेकिन उसके बाद एक एंट्री होती है 80s 90s में दाऊद अब्राहम की। और दाऊद अब्राहम की फैमिली भी पूरी तरह से इनके साथ हाजी मस्तान, अरुण गबली के संरक्षण में ही चल रहा था इनका। और जब दाऊद आए तो दाऊद ने एक एक करके सबका पत्ता साफ कर दिया। हाजी मस्तान स्मगलिंग के डॉन से धीरे धीरे, चूंकि राजनीतिक रसूख वाले हो गए थे तो पब्लिक फिगर हो गए थे, तो उनकी मजबूरी थी कि पब्लिक में उनका इमेज ठीक रहे, इसलिए वो काम भी करें। तो हाजी मस्तान ने वो सारा काम किया, अरुण गबली भी कर रहे थे। लेकिन दाऊद के बारे में कहा जाता है कि उससे बड़ा ब्रूटल, उससे बड़ा क्रूर आज तक अंडरवर्ल्ड डॉन में कोई नहीं हुआ।
दाऊद ने अपने दुश्मन को, किसी को नहीं छोड़ा। और कहते हैं कि दाऊद के और अंडरवर्ल्ड के जो शूटर्स होते थे, उनको किसी की हत्या करने में वो आनंद आता था जैसे कि वो महिला मित्र बना रहे हो। ये इनके साथ शूटर सब की कहानी है। वो कहते थे कि हम जब किसी की हत्या करते हैं तो हमारे मन में, हमारे अंदर वही भाव आता है, मैं किसी अपनी महिला मित्र के साथ शेयर कर रहा हूं या उनके सानिध्य में। ऐसा था साइको क्रिमिनल इनका पूरा कुनबा, इतना क्रूर। और इसको मित्रों समर्थन मिल रहा था तब की सरकारों से। सबको मालूम था कि तब कांग्रेस की सरकार थी, पवार साहब की सरकार बनी दाऊद के जमाने में। और पवार साहब कांग्रेस में बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके शरद पवार ने अपनी सरकार बनाई थी, बीजेपी के साथ मिलकर के बनाई थी। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अछूती नहीं है इन माफियाओं के चंगुल से। सबकी एक प्रकार से सबकी निगाह रही इन माफियाओं पर, और इन माफियाओं का धंधा चलता रहे, इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, 90s का दौर आया, 60 के दशक के बाद। अधिकतर फिल्मों में हाजी मस्तान के पैसे लगे थे और वो सारे के सारे ब्लैक मनी थे। मित्रों, अरुण गबली के पैसे लगे थे और वो सारे के सारे ब्लैक मनी थे। और बाद में हाजी मस्तान और अरुण गबली की परंपरा को बढ़ाया दाऊद इब्राहिम ने। आज जो हमें जानकारी मिली है दाऊद के बारे में, लोग कहते हैं कि दाऊद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बिल्कुल नहीं गिन रहा है। और ये भारत सरकार के लिए एक बदनुमा दाग है। चाहे आप अपनी पीठ कितनी भी थपथपाएं, लेकिन आपके लिए एक बदनुमा दाग है कि आप दाऊद को ढूंढ नहीं पाए, दाऊद को आप भारत नहीं ला पाए। मित्रों, दाऊद का अंपायर आज 50,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है, कितने हजार करोड़ का है यह कहना मुश्किल है, कि लाख करोड़ का है यह कहना मुश्किल है। दाऊद की एंट्री मीडिया में भी है, डिजिटल मीडिया में भी है, सैटेलाइट मीडिया में भी है, रेडियो भी है, प्रिंट भी है, फिल्मों में है, हॉस्पिटल में है, होटल में है, रियल एस्टेट में है, एडुकेशन में भी है दाऊद के पैसे। और ये सारे पैसे ड्रग बेचकर कमाए जा रहे हैं, सोने की तस्करी से कमाए जा रहे हैं, अवैध हथियारों की सप्लाई से कमाए जा रहे हैं, नकली नोटों से कमाए जा रहे हैं। दाऊद का जो आखिरी ठिकाना है वो कराची में है, और कराची में वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के संरक्षण में काम कर रहा है। दाऊद को भारत सरकार ने अभी तक टेररिस्ट नहीं कहा है। दाऊद को माफिया डॉन ही कहा जा रहा है। कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि दाऊद को किसी अदालत में टेररिस्ट नहीं कहा गया, अंडरवर्ल्ड माफिया कहा जा रहा है, लेकिन वो टेररिस्ट भी है। और यही कारण है कि दाऊद बचता जा रहा है। दाऊद को लाने के लिए भारत सरकार की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, लेकिन दाऊद बस में नहीं आ रहा है। अब मित्रों, हाजी मस्तान, अरुण गबली, मुदलियार से होते हुए दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, ये सबको भूल जाइए। अभी तो मैं बड़े नाम आपके सामने रख रहा हूं। आज की हालत यह है कि मुंबई में आज भी हाजी मस्तान के लोग काम कर रहे हैं, मुदलियार के लोग काम कर रहे हैं, अरुण गबली के लोग काम कर रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम के भी लोग काम कर रहे हैं। दाऊद के लोग को किसी से डर नहीं लग रहा है। मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा तबका उनके लिए काम करता है। इसीलिए मित्रों, आने वाले नए मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है।
खबर यह मिली है कि जो ड्रग की सप्लाई हो रही है भारत में, उसका खुलेआम खपत कराया जाए, यंगस्टर्स तक पहुंचाया जाए, स्कूलों तक पहुंचाए, कॉलेज तक पहुंचाए, पार्टियों तक पहुंचाए, रेप पार्टी तक पहुंचाए, और बॉलीवुड उसके लिए सबसे माकूल जगह है। इसमें जो भी अच्छी सोल है, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, उनको रास्ते से हटाया जाए। जो कल को आने वाले दिनों में इस तरह की गतिविधियों पर सवाल पूछ सकते हैं, जिन्हें सवाल नहीं पूछना है, वो रीढ़ विहीन हो चुके हैं, जैसे जया बच्चन जी, जैसे अमिताभ बच्चन जी। सलमान खान तो खैर उस गैंग में ही शामिल है। अक्षय कुमार जी भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और भी बड़े स्टार, आमिर खान नहीं पूछ रहे हैं, शाहरुख खान नहीं पूछ रहे हैं, शाहरुख खान का तो बेटा ही उसमें शामिल है। तो ड्रग के पैसे से जो हाजी